Okay, so you all can send your attendance in the chat. बाकी कुछ चीजें स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट योर एमसीक्यू फ्रॉम द मॉड्यूल. आई थिंक एवरीवन आर डूइंग. बच्चे कर रहे हैं सॉल्व. कितने बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है? इफ नॉट देन प्लीज डू दैट. अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको ही समझ में नहीं आएगा प्रॉपर कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, और बेटर क्वेश्चंस और बेटर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. इस वाले बैच में भी दोनों PNMT1 और PNMT2 है. राइट. बॉटनी अब से ऐसे ही होगा. आप लोगों का ये वीक पूरा रिवीजन ही था PNMT1 के लिए. मैंने जानबूझ के पर्पसली कोई नया टॉपिक आप लोगों का नहीं लिया. आई वांटेड कि बोथ बैच के बच्चे सेम लेवल पे आ जाएं, स्पेशली इन बॉटनी. जूम में तो नहीं हो सकता बिकॉज काफी चैप्टर्स कवर हो चुके हैं. सो और बच्चों को रश भी नहीं करवा सकते. तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आप लोगों का रिविजन के बहाने उन बच्चों के सिलेबस भी कंप्लीट होंगे, एंड नेक्स्ट जो एनाटॉमी होगी वो फ्रेश रहेगी आप दोनों के लिए, दोनों ही बैच के लिए, जो कि शायद लेट्स सी दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे. ओके, आई गेस आप लोगों का सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी ही पेंडिंग होगा. मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक बार PNMT1. प्लांट किंगडम भी रिवाइज कर सकते हैं क्या? प्लांट किंगडम, यस. अगर दिवाली के बाद जो हमारी क्लास होगी तो वो फर्स्ट क्लास में हम प्लांट किंगडम कर लेंगे. ओके, तो बिकॉज प्लांट किंगडम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा टॉपिक है एज कम्पेयर टू बॉटनीज अदर टॉपिक. आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जो है ये काफी लेंदी टॉपिक्स हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन. देन इन जनरल प्लांट फिजियोलॉजी में आपको हार्मोन इन डिटेल में पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन देखना है, देन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखना है, सेलुलर लेवल पे रेस्पायर कैसे करते हैं. देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो आपको देखनी है प्लांट्स में. दे आर ऑलवेज. एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स. ओके, रियली सॉरी अबाउट द नॉइसेस. आज हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो. रीजन है इसकी सम वर्क इज गोइंग ऑन एट माय होम. सो थोड़े बहुत कटर पिटर की आवाज आएगी, सो प्लीज इग्नोर दैट वॉइस. अगर ज्यादा वो तेज है देन आई विल म्यूट फॉर यू. यस, सो आई वाज सेइंग अबाउट द प्लान. तो आपके जो बॉटनी के बाकी टॉपिक्स हैं वो ज्यादा लेंदी हैं. सो बट ये भी है कि आप जल्दी भूलोगे उनको. वो ऐसे टॉपिक्स हैं अगर उनका टच छूट गया या आपने बार बार रिवाइज नहीं किया तो आप बहुत जल्दी भूलने लग जाओगे. और कॉन्सेप्ट वाइज वो फॉरेन लगते हैं आप लोगों के लिए, कंप्लीटली न्यू है. क्योंकि रिलेट नहीं कर सकते आप बॉटनी में. जितना आप ह्यूमन फिजियोलॉजी रिलेट कर पाते हो उतना प्लांट फिजियोलॉजी रिलेट नहीं कर सकते. सो इसीलिए मैंने सोचा है वो आपका इंफॉर्मेशन फ्रेश रहे, नॉलेज फ्रेश रहे, इसीलिए दिसंबर तक हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एंड सिमिलरली दोनों ही बैच के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे. 1 और 2 दोनों बैच में. प्लांट फिजियोलॉजी तो आराम से खत्म हो जाएगी. रेस्ट PNMT2 बैच का जूलॉजी चलता ही रहेगा. आप लोगों का वीक में अब 2 सेशंस होंगे. तो एक सेशन ऐसा होगा जो कि 2 क्लासेस होंगी जूलॉजी की एंड 2 क्लासेस होंगी बॉटनी की. जैसा PNMT1 का चलता है वैसा ही अब इनका भी चलेगा. ओके, चलो. सो प्लांट किंगडम, यस ऑफ कोर्स, जैसे ही हमारा फर्स्ट क्लास होगा आफ्टर दिवाली तो फर्स्ट क्लास में प्लांट किंगडम हम रिवाइज कर लेंगे ओवरऑल. तब तक मैम, आप लोग भी सारे MCQ सॉल्व करने की कोशिश करो. यस मैम जैसे अभी नासिक और सिन्नर में शायद ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, तो उसमें कुछ अलग पढ़ा रहे हैं क्या? मतलब क्योंकि भोपाल में तो चालू नहीं हुई है, तो हम लोग को राइट सिर्फ ऑनलाइन अटेंड करने को मिल रहा है. राइट राइट राइट. नहीं, बच्चे उसमें ऑफलाइन में सिर्फ बोर्ड के लेवल पे जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा रहे हैं. मींस आपका भी कोई ना कोई कॉलेज के, आपके जो कॉलेजेस हैं उनके लेवल पे कोई ना कोई बोर्ड का टीचर होगा ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ाते होंगे या आपको गाइड करते होंगे. या फिर अगर ऑफलाइन शुरू होगा तो आपके बोर्ड के टीचर्स वहां पे जो होंगे वो जो भी अवेलेबल होंगे वो आपको पढ़ाएंगे. बट नीट की जो क्लासेस हैं क्योंकि ऑलरेडी बैचेस सेट हो चुकी हैं तो वो वैसे ही रहेंगी. ऑनलाइन मोड ही बेस्ट मोड है अभी के लिए करंट सिचुएशन. रीजन इज बहुत सारे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे बच्चों को ट्रैवल करने के लिए. दो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बट स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम. तो जो नजदीक रहते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़ा सिक्योरली रखते हैं या फिर बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट है, वही बच्चे आ पाते हैं. पूरी फुल फ्लेज में स्ट्रेंथ अभी भी उतनी नहीं आती है हर सेंटर में. कि तो वो बच्चों को सिर्फ ऑफलाइन में जो पढ़ाया जा रहा है वो बोर्ड और सब्जेक्टिव पैटर्न को थोड़ा बहुत ध्यान में रख के कुछ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं. रीजन इज कि बोर्ड में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जेई के बच्चे हैं जिन्होंने आज तक बायो की बुक भी नहीं खोली है. तो उनको थोड़ा इनकरेज करने के लिए. इट शुड नॉट हैपन कि
बाकी सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया एंड उनका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है लाइक बायो या कोई और लैंग्वेज, उसमें उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस आउट करने के लिए ऑफलाइन रखा गया, नथिंग एल्स। ओके मैम। Okay. Let me start with the questions. One by one, you all can answer. These are the first 3 questions. इसमें हो सकता है इनिशियल 1 और 2 स्लाइड में मैंने कुछ नए टर्मिनोलॉजीज और ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो क्लास में डिस्कस नहीं किया है, बट वो फैक्ट बेस्ड है, मीन्स उसमें इतना एज सच कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो मैंने एज अ क्वेश्चन रखा है कि हम उसे उसी टाइम रिवाइज भी कर लेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। Okay, yes. So these first 3 questions take some time, 2-3 minutes, and then tell me. Yes, Dhruv. Which one? थर्ड वन। Okay. मैम 3 का ए होना चाहिए। Okay. Chetan is saying second ka A. Okay, good. First तो बच्चे सबसे easy है. 1 का डी। D. Okay. Sorry, D you said ना. यस यस। Okay. What about other students? ऐसा लग रहा है किसी क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए? Okay. Swarali is saying 1 का C. Let's see. D और C दोनों ही कंसीडर करते हैं. Okay, let's take all the questions one by one. इसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है which I will also explain. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, they are saying, अभी आप मुझे लग रहा है विविपेरी वर्ड सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे. पूछ रहे हैं, मींस बेसिक क्या कहना है उनका कि प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स. अभी न्यूमेटोफोर्स आपने कहाँ सुना था, कौन से रूट्स को बोलते हैं? एरियल मॉडिफिकेशन. जो ब्रीदिंग रूट्स होते राइट तो एरियल मॉडिफिकेशन अगर किसी में हो रहा है या रेस्पिरेशन रिलेटेड अगर मॉडिफिकेशंस हो रहा है तो उस कंडीशन में न्यूमेटोफोर्स होंगे. ठीक है, उनको बेसिकली दो एक और वर्ड दिया गया था, मींस उस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं. इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, अपनी अपनी नोट जरा फिर से एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, हेलोफाइट्स लिखा है कि नहीं. ठीक है, मैंग्रोव्स या हेलोफाइट्स, तो इस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं. सो दे बिलोंग टू हेलोफाइट्स. तो उस टाइप के जो रेस्पिरेशन रिलेटेड रूट्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर नोन एज हेलोफाइट्स. हेंस आंसर सी इज द राइट ऑप्शन. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रुप. अब मैंने इनमें से आपको एक भी वर्ड क्लास में बताया नहीं है. क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये 1 लाइन के वर्ड्स हैं जो आप प्रैक्टिस करके ज्यादा बेटर सीख पाओगे रादर देन थ्योरी पढ़ने से, तो अच्छा है. अभी वो पूछ रहे हैं कि कोकोनट कौन सा फ्रूट है. आंसर दिया है ए विच इज करेक्ट. बट अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली ड्रूप, बेरी, नट क्या है. ये एक्चुअली सिंपल फ्रूट के ही फर्दर कैटेगरीज हैं और कह लो डिपार्टमेंट्स हैं. इनका मीनिंग क्या होता है? ड्रूप बेसिकली सिंपल फ्रेशी फ्रूट जो होता है जिसमें सिंगल सीड प्रेजेंट हो, ऐसे फ्रूट्स को ड्रूप बोलते हैं. सिंपल फ्रूट, फ्लैशी प्लस सिंगल सीड, उस चीज को हम ड्रूप बोलेंगे. देन बेरी. अभी बेरीज क्या हो जाती हैं? मींस सिंपल फ्रूट का ही जो एक फ्लावर और एक ओवरी से बनता है, बट चांसेस होते हैं कि उसमें मल्टीपल सीड्स, ये उनके चांसेस रहते हैं. सो दैट कंडीशन इज बेरी. बट स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं होता है. ओके, स्ट्रॉबेरी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एग्रीगेट फ्रूट में आता है, ये एक रीजन है. तो स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सब बेरीज नहीं होते. ये जो हम बेरी कह रहे हैं ये हम सिंपल फ्रूट की कंडीशन में रख रहे हैं, क्योंकि सिंपल का मीनिंग ही ये था, सिंगल ओवरी या सिंगल फ्लावर जब मॉडिफाई होके फ्रूट बनाता है, दैट इज सिंपल फ्रूट. देन नट आपका ड्राई फ्रूट, क्योंकि उनका जो ओवरऑल कवरिंग होगी, उनका टफ शेल होगा और उनके पास कोई भी फ्लैशी कंटेंट नहीं रहता, एवरीथिंग इज ड्राइड. एक ये चीज. देन कैप्सुलेटेड. कैप्सूल में क्या हो जाता है कि 2 और मोर कार्पेल्स अगर फ्यूज होके फ्रूट बनाते हैं. एक फ्लावर में ऐसी भी सिचुएशन होती है कि 2 और मोर कार्पेल्स भी हों, अगर वो कंबाइन होके फ्रूट बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन को हम
कैप्सुलेटेड फ्रूट बोलते हैं। तो ये 4 डिफरेंट कंडीशंस हैं। ये ऐसे ही धीरे धीरे और भी आप नाम के साथ फेमिलियर होगे स्लोली जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। सो कोकोनट इज अ ड्रूप, क्योंकि उसमें सिंगल सीड होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है मोस्टली, दैट इज व्हाट, नथिंग बट द seed part, so that is drupe. So the right option is A. If कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो उनके लिए ये explanation था। Then question number 3, ये fact based question है। Cotyledon of maize grain is Scutellum. maize कौन सा cotyledon होता है, सिंगल और डबल, मोनोकॉट और डाइकॉट? राइट। तो अभी कॉटिलिडन, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द मोनोकॉटिलिडन्स, उनका जो भी कॉटिलिडिनस पार्ट है उसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। नॉट ओनली मेज, एनी ऑफ द मोनोकॉट एग्जांपल अगर मेंशन किया जाए तो आंसर स्क्यूटेलम ही होने वाला है। ओके, सो द आंसर इज ए। एनी डाउट किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 में से? मैम एक बार 1 वाला एक्सप्लेन कर दो। बच्चे, हेलोफाइट उस टाइप के एरियल मॉडिफिकेशन या रेस्पिरेशन रूट्स को बोलते हैं जो कि अर्थ के बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और इन जनरल उनके जो रूट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतने ऑक्सीजन की, लीफ नहीं कर पाते गेशियस एक्सचेंज, तो उस कैटेगरी को हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। और जो पूरे के पूरे एरिया जहाँ पे इस टाइप के प्लांट्स का क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन ज्यादा रहते हैं उनको मैंग्रोव्स भी बोलते हैं। सो इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, हमने ये चीज जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे तभी डिस्कस किया था। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इज हेलोफाइट्स। आई अंडरस्टैंड हाइड्रोफाइट क्यों सोचा होगा, हाइड्रा मीन्स वाटर, एंड वाटर की वजह से आपको लगा कि सारे मैंग्रोव्स वाटर में ही रहते हैं, बट हाइड्रोफाइट्स एंड मार्शी लैंड में फर्क है। क्यों नहीं होगा हाइड्रोफाइट? रीजन इज कि वो प्रॉपर एक्वेटिक प्लांट नहीं होते, वो एरिया में मॉइस्चर ज्यादा होता है, सॉइल में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ये रीजन होता है, दोनों में फर्क है। ओके, सो वहां पे क्या हो रहा है, मेन हमें ये देखना है कि न्यूमेटोफोर्स वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि पर्टिकुलर रूट जो है वो सरफेस से बाहर, अर्थ के सरफेस से बाहर आ रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो न्यूमेटोफोर और हेलोफाइट ये दोनों को साथ में ही पकड़ लो, ठीक है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, जहां भी न्यूमेटोफोर्स होगा तो वो कैटेगरी जो होगी दैट विल बी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। मैम फर्स्ट वन का सी लग रहा है। ओके, सो फोर्थ का सी। सिक्स्थ का डी। सिक्स्थ का डी। मैम फिफ्थ का डी। फिफ्थ का डी। ओके, चलो एनीवन एल्स, किसी और को कुछ लग रहा है? एनी अदर ऑप्शंस? ओके, ध्रुव इज सेइंग सिक्स्थ का डी एंड चेतन इज सेइंग फिफ्थ का डी। ओके, तो फोर्थ प्लेसेंटेशन, अब कौन सा ओवरी एंड ओव्यूल का रिलेशनशिप और उनके अरेंजमेंट, मोनोकार्पेली, कार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी या फिर यूनिलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, अब वो वाले फेज में आपको जाना पड़ेगा और दैट सिचुएशन इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यानी ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, किस फॉर्म में है, कैसे प्रेजेंट रहते हैं ओवरी के अंदर, उस एसोसिएशन को प्लेसेंटेशन कहते हैं। पहला तो ये याद कर लो। दूसरा, अगर ध्यान आ रहा होगा तो एक्साइल प्लेसेंटेशन मोस्टली हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? सिट्रस फ्रूट। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे उन सब में एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, हेंस द आंसर इज सी। Second, question number 5th में stem modified into flat green organs performing the function of leaves are known as phyloclads. Okay, तो ये एक मेजर है। क्लेडोड और फाइलोक्लैड्स एक्चुअली सेम ही है, डिफरेंस बस नंबर ऑफ नोड्स का आ जाता है। क्लेडोड में फिक्स नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, बस यही एक डिफरेंस है। सो आंसर इज डी। सेकेंड इज
उसी फाइलोक्लैड में ही क्या हो जाता है, अगर स्टेम ग्रीन है तो लीव्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में चले जाएंगे एंड दे विल बी थॉर्न लाइक और स्पाइक लाइक। ओके, तो स्पाइन्स जैसी जो लीव्स बना लेते हैं वो किसमें, ओपोन्शिया। तो अगर फाइलोक्लैड याद है तो उसके एग्जांपल्स भी सबको याद होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th तो रिलेटेड ही है। सो द आंसर इज डी हियर। ओके, सब कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? आई थिंक ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन थे तीनों। एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, let's move on. Ma'am, Yes. seventh का A. Okay, 7th का है, yes ध्रुव। मैम 8th Ma'am, ninth का D. 8th का डी मैम। 8th का D and 9th का भी D। ओके, एनीवन एल्स? कोई और ऑप्शन लग रहा है 7th 8th 9th में से? ओके, सो लीफ टेंड्रिल्स, ये तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तीनों के तीनों ही एग्जाम्पल बेस्ड हैं। सो सेइंग कि बेसिकली लीफ टेंड्रिल्स किस में मिलेंगे? सो पी प्लांट, उसमें सबसे कॉमन हमने देखा था, अटैचमेंट्स के लिए उनको चाहिए होता है ताकि वो अटैच करवा सके, अपने आप को सपोर्ट दे सके प्रॉपर। तो पी प्लांट में लीफ टेंड्रिल्स हैं, दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से पोटैटो ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन में आता है। सो आंसर विल बी बाकी सब रूट्स है ना। राइट। अभी नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, फाइलोड इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी देखो फाइलोड किसका एग्जाम्पल था, कौन सा मेन एग्जाम्पल हमने फाइलोड में लिया था? अकेशिया। एग्जाम्पल थोड़ा भी याद आ रहा है? नोट्स है सबके अपने पास? गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम, जस्ट सर्च आपके नोट्स में से एक बार ढूंढ के देखो फाइलोड में अकेशिया दिया है कि नहीं। Yes, ma'am. राइट। सो ऑस्ट्रेलियन, जस्ट बिकॉज ऑस्ट्रेलियन वर्ड यूज कर दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, ध्रुव, यूफॉर्बिया, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो फाइलोड की कैटेगरी में रख सकते हैं उसे? मैम मैंने तो 8 का डी बोला था। अच्छा, आपने 8 का डी बोला था क्या? हाँ हाँ मैम। ओके ओके, देन इट्स ओके। सो इसका आंसर 9th का राइट आंसर विल बी ए। ओके, एनी डाउट किसी भी क्वेश्चन में? सब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल याद रखोगे उतना ही आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 3 सेट। इसमें से एक फन क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। इफ इट इज पॉसिबल आप मुझे आंसर कर सकते हो, बट अदरवाइज वो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। 12 वाला है क्या? राइट, क्योंकि उसमें आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, एक एक एग्जाम्पल को देख के फिर आपको उसके मॉडिफिकेशंस ढूंढने, बट स्टिल लेट्स ट्राई। Ma'am, 10th का C1.
Okay, what about other two questions, 11th and 12th? At least मैम 11th. 11th का भी सी लग रहा है, सी. Okay. बी है क्या? ओके, 11th का सी एक्चुअली राइट है. अगर आपको याद रखना है तो पहली चीज तो एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना. हमने फ्लोरल फॉर्मूला जब 3 मेजर फैमिलीज में देखा था, तो उन फैमिलीज के फ्लावर्स के डिस्क्रिप्शन प्लस उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. सो साइमोस जो है डायरेक्टली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है. सोलेनम फैमिली में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है. ओके, कैन एनीवन आंसर 12? कुछ लगता है काउंट रफली और एनी आइडिया कि इनमें से कितने एग्जैक्टली मार्जिनल प्लेसेंटेशन होंगे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कैन यू रिकॉल? ओवरी राइट यूनिलॉक्यूलर. राइट. तो इनमें से आपको लेग्यूमिनस ढूंढने हैं सारे के सारे, यही है क्वेश्चन आपका. तो अगर आपको लेग्यूमिनस के एग्जांपल्स पता हैं तो फिर आप आराम से मार्जिनल प्लेसेंटेशन भी ध्यान रख सकते हो. ओके, सो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ. इनमें से आउट ऑफ डी, ओके, मेरे हिसाब से 6 है. ओके, सो लेट्स सी कितने लोग हैं जो लेग्यूमिनस ध्यान रख मीन्स आप पता कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, ऐसा भी है कि एक्सेप्शंस, मैं आपको सारे हिंट दे रही हूँ कि क्या क्या है. तो लेग्यूमिनस तो ध्यान रखना ही है, कुछ एक्सेप्शंस भी ध्यान रखने हैं. जरूरी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन नहीं हो सकता. ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप सब कुछ ध्यान रखोगे तब आपको पता चल जाएगा. टोटल इन पूरे एग्जांपल्स में से 6 है. ओके, सो आई एम हाईलाइटिंग दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सबको ढूंढ के लाना है और मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से हैं. ओके, सो लिस्ट आउट कर दो आप. क्या बोलते हैं कि मुझे आप आंसर करना विद द एग्जांपल्स कि कौन कौन से हैं इनमें जो कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन कैरी करते हैं. ओके, सो दिस विल बी योर एग्जांपल. फॉर माय साइड मैं आपको पहले ही आंसर 6 दे रही हूँ. कौन से 6 हो सकता है मैं गलत हूं, तो अगर आपको लगता है कि गलत रॉन्ग आंसर है देन ऑल्सो यू टेल मी इफ इट इज रॉन्ग. ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट 3 सेट. फोर्टीन्थ सी. ओके, 14th C. मैम 15th बी. 15th B. ओके, ओके, एनी गेसेस इन क्वेश्चन नंबर 13? हो सकता है आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे. डायरेक्टली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है ये. मैम कोई डी है क्या? कॉन्सेप्ट? ओके, लेट्स अज्यूम डी. एनीवन एल्स? कभी किसी ने सुना हो, कहीं पढ़ा हो? हाफ इंफीरियर मींस कि कंप्लीटली क्या होगा, वो सबमर्ज नहीं होगा ओवरी, ना ही ओरिजिन, बाकी वॉल्स के पॉइंट ऑफ ओरिजिन ना ही ओवरी से ऊपर होंगे ना नीचे होंगे. सो दैट इज द मीनिंग हाफ इंफीरियर, काइंड ऑफ पेरिकाइनस कह लो. सो वो उसका आइडियल एग्जाम्पल मीन्स ऐसी सिचुएशन का आइडियल एग्जाम्पल है पीच. सो आंसर सी इज द राइट आंसर. पीच फ्लावर्स में ओवरी जो होता है वो हाफ इंफीरियर होता है. रेस्ट पॉइंट्स जो है 14th एंड 15th आर करेक्ट. ओके, एक्सप्लेन करने की जरूरत है 15th एंड 14th एंड 15th. प्रेजेंटेशन सबको याद आ रहा है, पढ़ा है सबने? यूनिलॉक्यूलर वर्ड, मोनोकार्पिलरी वर्ड, पॉलीकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी, देन मल्टीलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ऐसे वर्ड्स आप ध्यान में रखो. ठीक है, देन डायएडल्फस, मोनोएडल्फस, ऐसी कंडीशंस, ऐसे वर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं. रीजन इज क्वेश्चंस में ऐसे ही वर्ड्स पूछे जाते हैं आप लोगों से, सिंपल वर्ड्स नहीं पूछे जाएंगे. दिस इज द ओनली लैंग्वेज जिसमें बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं. एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस?
15th। ओके 15th बच्चे, इफ यू कैन रिकॉल, हमने देखा था जब लास्ट प्रेजेंटेशन में सिर्फ जो लास्ट टाइप पढ़ा था, जिसमें कि क्या था, बेसिकली आपका यूनी सिंगल ओव्यूल के मॉडिफिकेशन थे। बाकी आपने नोटिस किया होगा सारे मॉडिफिकेशंस में हमने क्या नोटिस किया था, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन, यानी मल्टीपल ओवरीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रही हैं एंड उनके ओव्यूल एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज्ड हैं, वो सिचुएशन देखी। सिर्फ एक लास्ट आपके प्रेजेंटेशन का लास्ट एग्जाम्पल टाइप विच वॉज बेसल प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने क्या देखा, सिंगल ओवरी एंड उसके पास क्या है, सिंगल ओव्यूल, जो कि बेसल यानी बॉटम पे, ओवरी के बॉटम पे अटैच्ड है, काइंड ऑफ दिस डायग्राम। ये मल्टीपल टाइप के डायग्राम्स भी आप बना सकते हो, इस तरीके से बनता है, कोई कोई कहीं कहीं बुक्स में इस तरीके से डायग्राम्स भी बनाते हैं। ओके, इस टाइप का अरेंजमेंट। सो बेसल बॉडी की तरफ अगर पर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाए, पर्टिकुलर ओवरी का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। सो ओपन योर नोट्स, एक बार देखो आपके नोट्स में कि प्लेसेंटेशन में बेसल प्लेसेंटेशन दिया था या नहीं दिया था। ओके, इसका एग्जाम्पल भी दिया था। इफ एनीवन कैन रिकॉल बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल विच आई टोल्ड यू। sunflower and marigold। करेक्ट, बेसल प्रेजेंटेशन में सनफ्लावर फैमिली मोस्टली आते हैं। ओके, सो ये हो गया इनका वन ऑफ द एग्जाम्पल्स और टाइप। सो हेंस क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल, द प्लेसेंटेशन इज बेसल। और दिए हुए सारे प्लेसेंटेशन में एक भी ऐसा नहीं है जो यूनिलोक्यूलर और सिंगल ओव्यूल लिखा है। ठीक है, यूनिलोक्यूलर तो छोड़ दो, सिंगल ओव्यूल तो किसी में भी नहीं लिखा है, तो इसलिए बेसल ही उनमें से एक एक्सेप्शन केस है। अंडरस्टूड। ये आपके टाइप से बच्चे, आपको प्रेजेंटेशन एक बार फिर से रिवाइज करो, आपको उसमें सारी कैटेगरीज दिखेंगी, वो सारी कैटेगरीज मेंशन्ड है। ये सारे हमने 4 टाइप्स ऑलमोस्ट हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है विथ एग्जांपल्स एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड महक? यस मैम। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्सटीन का हिंट दे देती हूँ, तो जो पिछला क्वेश्चन था ना, सिमिलर क्वेश्चन, अब सिमिलर उस पीच की तरह ही दूसरा फ्रूट अब ढूंढने की कोशिश करो, इसमें वही उसका आंसर है। 16 का सी। करेक्ट। मैम 18 का डी, मार्जिनल। ओके, मैम 17 का भी डी। ओके। So question number 16 C, directly example based question. So half inferior ovary जो present होगा, that is in peach and plum. ये two examples. Then question number 17. Question number 17 में hibiscus flower सबको याद आ रहा है? उसमें क्या क्या Yes, चीजें ma'am. थी? हमने ऑलरेडी इसके डायग्राम्स देखे हुए हैं। So 17 में एक चीज तो इम्पोर्टेंट था, एक्टिनोमॉर्फिक तो लिखा ही था, एक्टिनोमॉर्फिक तो है। राइट। देन हाइपोगाइनस का मेन एग्जाम्पल ही हमने उसमें चाइना रोज देखा था, यानी सुपीरियर ओवरी कंडीशन। देन ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ये तीनों वो प्रोमिनेंट कैटेगरी है जिसमें हमने हर जगह पे चाइना रोज ही मेंशन किया हुआ है। सो हेंस ये दिए हुए सारी सिचुएशन में एक्टिनोमॉर्फिक आप ध्यान में रखो पहले तो। दूसरा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, क्योंकि उसके पेटल्स एंड उसका ओवरऑल सिमेट्री, ये याद रखना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। एंड चाइना रोज सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है जो मॉर्फोलॉजी में यूज किया है, और कुछ करो या ना करो चाइना रोज तो हर जगह यूज कर देते हैं। Okay, so the answer is D. And then again come question number 18. So marginal placentation mostly leguminous plants में ही है।
तो स्वीट पी को देखते ही सबसे पहले दिमाग में तो मार्जिनल ही आना चाहिए। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हैं ये सारे। आज मैंने पर्पसली थोड़े एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, रीजन ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल जाए। मेरा टारगेट यही है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको पता चल जाए कि कैसे आते हैं। यस एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाएं। यस ओके मैम। ओके मैम 19th वन का डी। मैम 20 का ए। ओके 19th डी, 20th ए। 21 ए। 21 ए, ओके okay. Can anyone tell me the meaning of albuminous or non-albuminous? कहीं पे पढ़ा है ये वर्ड? Because कुछ सोच के ही डी आंसर किया होगा, because the answer is right. I just need the explanation. Anyone in the class? मैम इट हैव द albumin। ओके तो एक चीज आज मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लो कहीं। आई विल जस्ट शो यू, क्योंकि ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास नहीं बताए, या तो मिस हो गए हैं किसी ना किसी वे में। सो बेसिकली दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस। तो मैं एल्ब्यूमिनस कंडीशन आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होते हैं। एल्ब्यूमिनस प्लांट सीड यानी इनमें किसी ना किसी अमाउंट, थोड़ा अमाउंट एंडोस्पर्म का प्रेजेंट रहता है। सो एंडोस्पर्म क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी रिटेन्स विथ एम्ब्रियो। अगर ये सिचुएशन है, यानी सीड के साथ, क्योंकि सीड में एग्जैक्टली एम्ब्रियो ही है, तो अगर एम्ब्रियो के साथ थोड़ा क्वांटिटी एंडोस्पर्म का भी अगर आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। और जिनमें नहीं होता, जिनमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती, सिर्फ कॉटिलिडन्स और उनके मेन रीजन एंड देन एम्ब्रियो होगा, अगर इतना ही प्रेजेंट होगा, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। नाउ कम टू ऑल द ऑप्शंस। एक्चुअली जो डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट सीड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉट ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी उनमें एक्चुअली इतना एंडोस्पर्म क्वांटिटी या फिर उनका कंटेंट रिटेन नहीं कर पाते, बट मोनोकॉट में रिटेन कर जाते हैं, क्योंकि डाइकॉट में ऑलरेडी दो कॉटिलिडन्स है, विच इज एनफ सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी और फूड टू द एम्ब्रियो, वो काफी रहता है उतना। यही रीजन है कि पी प्लांट इसमें, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, पी प्लांट इज द नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। बात समझ में आई? एल्ब्यूमिनस का मीनिंग समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? यस यस मैम। मैम Okay. एक बार वो स्लाइड दिखाओ। ओके
Yes, ma'am. ओके, सो ये हो गया आपका सम न्यू वर्ड जो आपने आज सीखा रिलेटेड टू एल्ब्यूमिनस। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए था। रेस्ट क्वेश्चंस सारे के सारे आपके एग्जाम्पल बेस्ड हैं। An aggregate fruit is the one which develops from multicarpellary apocarpus gynoecium. So correct, option is correct. Then पूछ रहे हैं next question, seed coat is not thin. Not thin मतलब thick and membranous in coconut. कोकोनट का ही सीड कोट जो पेरिकार्प वगैरह है ये क्या होते हैं, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प, वेरी टफ। ओके, मेसोकार्प तो खैर उनका हेयर ही रहता है। ओके, एंड जो इनका एंडोकार्प होता है दैट इज क्वाइट थिक, कुछ ज्यादा ही थिक रहता है कि फोड़ना पड़ जाता है आपको। सो दैट इज द सिचुएशन इन कोकोनट प्लांट या कोकोनट फ्रूट कह लो। सो हेंस द ऑप्शन इज ए। ओके, तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। मैम 23 का बी। 23 का बी। 24 का सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं रेडियल सिमेट्री के? इफ नहीं भी याद आ रहा है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। दिस डायरेक्टली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, आंसर इज ब्रासिका। सो ब्रासिकासी फैमिली यानी आपकी कॉलीफ्लावर कैबेज फैमिली, उसमें मोस्टली आपको रेडियल सिमेट्री दिखेगा। ओके, सो द आंसर इज 3 हियर। रेडियल मींस एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आपको ब्रासिकेसी फैमिली में दिखेगा। सो आंसर ये। अब आप याद रखो, थोड़े एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान में रखना। रेस्ट क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 आर इजी। द टर्म पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस का मीनिंग क्या है? मतलब बहुत सारे इसके स्टेमन के ग्रुप्स बने हुए हैं। राइट, सो बहुत सारे एंड्रोशियम प्रेजेंट है, प्लस उनके बहुत सारे बंडल्स ऑफ एंड्रोशियम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज पॉलीएडल्फस कंडीशन। न्यूमेटोफोर्स अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आ गया तो 24 भी आपके लिए इजी हो जाएगा। हेलोफाइट्स, दैट्स इट। ओके, एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, नो मैम, नो डाउट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। मैम 25 का बी। 25 बी। मैम 27 का भी बी। ओके, 26 का सी है मैम। 26 का सी एंड 27 का भी बी है। बी है, यस। 26 का डी है क्या? 26 का डी, ओके, लेट्स चेक। ओके, एनीवन एल्स? किसी को अपने क्वेश्चंस ऑप्शंस में डाउट लग रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे एक बार ध्यान से देखो। आर यू श्योर इट इज मॉडिफाइड टैप रूट और एडवेंटिशियस? जस्ट चेक योर नोट्स मे बी एवरीवन। अगर हमने गलत लिखा है तो फिर करेक्ट करो आज ही, अभी के अभी। इफ इट इज रॉन्ग या फिर कॉन्सेप्ट वाइज गलत बताया होगा देन आई वांट एवरीवन की आज ही आप करेक्ट कर लो फिर। अदरवाइज कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके कंटिन्यू नहीं करना है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाती हूँ जब तक आप 25 के कॉन्सेप्ट को देख 26 का मैम सी है, 26 का सी है। राइट। सो बोगनविलिया के थॉर्न्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड स्टेम बेसिकली। ओके, और
लीफ भी हो सकते हैं, मीन्स आर यू श्योर, कंफर्म्ड? स्टेम। सबने अपने नोट्स कंफर्म कर लिए हैं बोगनवेलिया के लिए, या फिर स्वीट पोटैटो, एनी ऑफ द आंसर्स? यस मैम, स्वीट पोटैटो मैम एडवेंटिशियस। 25 का डी होना चाहिए। करेक्ट। 26 महक, यू आर राइट, उसका आंसर सी ही है, वो स्टेम मॉडिफिकेशन है बेसिकली, नॉट लीफ मॉडिफिकेशन। यस मैम। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन? सो पिचर निपेंथस यानी पिचर प्लांट जो है वो बेसिकली क्या है? मॉडिफाइड लीफ leaf. है मैम। It is a modified leaf. Rest other all the examples are modified stem. स्टेम। These are modification based questions. यही वो questions हैं जिनमें हमें सबसे ज्यादा डाउट रहेगा, कंफ्यूजन कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। आपका काम है बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस अच्छी करना, दैट्स इट। मैम 30 का सी। 30 का सी। Okay, this is an easy one. 29 का Okay, ये तो रेपिटेशन हो गया क्वेश्चन का। Okay, 28 का आंसर मैं बता देती हूँ, if you don't know that. So answer is cucumber. Cucumber flowers are unisexual. Okay, so इनमें से जितने भी फ्लावर्स हैं सिर्फ कुकुम्बर ही ऐसा है जिनके पास इधर एंड्रोशियम एक फ्लावर में और गाइनोशियम होगा, नॉट बोथ टुगेदर। रेस्ट बाकी जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें सेम रहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं। सो आंसर एवरीवन राइट डाउन, दैट इज सी, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल बेस्ड आपने इतना नहीं किया है, एक पपाया वगैरह एक दो एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, नॉट मेनी एग्जाम्पल्स। सो कुकुम्बर भी आप याद रख लो। Single cotyledon, then scutellum. Okay, again, terminology based question, fact based question. Then thick roots that hang down from the banyan tree, mechanical support, और in general plant को support देने के लिए prop roots जो होते हैं वो hang down हो जाते हैं क्योंकि वो branch से actually emerge होते हैं. Okay, so these are the answers. Let's come to next question. This is also, I think, easy one. मैम 31 का सी। 31 का C. 32 का भी सी है। Okay. Ma'am, 33C. Okay, 33 यस मैम, C. 33C। Okay. Anyone else? किसी और को लग रहा है कोई और ऑप्शन? ओके, चलो वन बाय वन इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी पहले तो आप ध्यान करो कंपाउंड लीफ क्या होते हैं। सबको याद आ रहा है कंपाउंड लीफ यानी Yes, सिंगल ma'am. पेटियोल पे मल्टीपल लैमिनास प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कंपाउंड। ओके, देन ड्रॉ करके आपको थोड़ा बहुत ड्रॉ करके देखो और इमेजिन कर लो। तो यानी सिंगल पेटियोल है और उसके ऊपर क्या है? मल्टीपल लैमिना है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कंपाउंड प्लस पिन्नेट। पिन्नेट है तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उस लेमिना का इंसिजन हो गया, उसकी वजह से मल्टीपल लीव्स या कह लो या मल्टीपल लेमिना प्रोड्यूस हो गए, दैट इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ। ये एक सिचुएशन।
दूसरा कह रहे हैं इसमें इस पर्टिकुलर डायग्राम को अब इमेजिन करो एंड देन अब देखो कि इनमें से कौन से ऑप्शन जो होंगे वो सही है या गलत है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर डायग्राम। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा गलत है, क्वेश्चन स्पेसिफिक है। फेदर लाइक आउटलाइन, चलो मना नहीं कर सकते, दे हैव दैट काइंड ऑफ आउटलाइन क्योंकि मल्टीपल लैमिनास प्रेजेंट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कोजी रहते हैं, तो फेदर लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, पहला चीज। दूसरा, लीफलेट्स आर अटैच टू द टिप ऑफ पीटियोल। अब ये डायग्राम फिर से देखो आप लोग, अब बताओ नहीं मैम, पीटियोल के टिप पे कहीं भी प्रेजेंट है? नो। अगर पीटियोल नहीं। के टिप पे प्रेजेंट होगा तो वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ, सब कोई एक ही टिप पे अटैच्ड है, परमानेंटली काइंड बन ऑफ, जाएगा। राइट। यस मैम। तो ये क्या होगा, काइंड ऑफ पामेट टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि नहीं है क्योंकि पहले ही कह दिया है पिननेट। ओके चलो, बी में स्टिल कंफ्यूजन है तो बी को साइड में रखो। देन सेकंड बोल रहे हैं लीफलेट्स बियरिंग एक्सिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पीटियोल। एक्सिस मतलब जो उनके वेनेशंस होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है, यानी इनके दिस स्ट्रक्चर। सो दे आर एक्चुअली कंटिन्यूएशन। वो पीटियोल ही मॉडिफाई हो जाता है एंड फर्दर जाके वेन्स का काम करता है या मिडरिप का काम करता है ताकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर करवा सके। वो कंटिन्यूड स्ट्रक्चर ही है, बस फंक्शन वाइज वो वेरी करते हैं। ओके ये आई गेस हमने जब लीफ का डायग्राम देखा था तभी ये बात डिस्कस की थी कि पीटियोल ही आगे कंटिन्यू होता है, बट वो लेमिना अगर उसके अराउंड आ गया तो उस चीज को हम मिडरिप कहने लगते हैं और उसके मल्टीपल वेन एंड वेनलेट्स बन जाते हैं, यानी ब्रांचेस बन जाती हैं। सो सी आई थिंक राइट। देन लीफलेट अकर्स इन two rows. Of course they are going to be occurred in two rows. Again last time I'm showing the diagram, this row and this row, इस टाइप की इनकी yes, अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो ये भी करेक्ट है। सो रॉन्ग आंसर इज बी, इनके टिप पीटियोल के टिप पे इनका अरेंजमेंट नहीं है। इनफैक्ट पूरे पीटियोल के जो होल लेंथ है वो हर जगह पे अलग अलग पॉइंट पे लैमिना का इंसिजन हो जाता है, यानी उनकी कटिंग हो जाती है अलग अलग पॉइंट पे, इसीलिए छोटे छोटे लीफलेट्स बहुत सारे बन जाते हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ पिननेट। हाँ वो टुवर्ड्स पीटियोल अगर सेंटर में या टुवर्ड्स पीटियोल सारे एक ही डायरेक्शन में कटिंग अगर होगी उनकी तो वो पामेड कंडीशन हो जाती है। ओके सो आंसर इज बी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 33 सबको समझ में आया? यस मैम। ओके yes, लेट्स yes. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 45 क्वेश्चंस ही हैं अभी। मैम 35 का बी। 35 का बी, ओके दैट इज द इजीएस्ट वन। मैम 36 का ए। 36 का ए, ओके 36 क्वेश्चन, ओके थर्टी फोर्थ का हिंट दे देती हूँ, वर्ड पे फोकस करो बच्चे कि एग्जैक्टली मैम क्या है। 34 का बी। बी, ओके लेट्स सी एनीवन एल्स, किसी और को कोई और ऑप्शन लग रहा है? नहीं मैम 34 का बी लग रहा है। ओके एनी अदर ऑप्शंस बाकी बच्चे? ओके चलो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। गायएंड्रस यानी गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों का एक साथ मिक्सचर, दैट इज द कंडीशन। वर्ड जो है दैट इज गायएंड्रस। अब ये कंडीशन क्या होता है, व्हेन स्टेमेंस आर यूनाइटेड थ्रू एडिशन ऑफ स्टेमेंस विद कार्पल, यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तब वो कंडीशन गायएंड्रस कंडीशन बनती है, इफ दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन। सो आंसर इज बी। सेकंड, यानी बायलेटरल सिमेट्री, परसेंटेज साइन जो है वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन के लिए देखा जाता है। सो जेड का जो ये लिंक है ना, जेड का जो क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिक साइन है, उसको ध्यान रखो, उससे परसेंटेज आपको हमेशा याद आ जाएगा। और या उसे एज एन एक्सिस याद रखो जो चीजों को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट मोनोकार्पिक। अच्छा अब ये न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए, आई अंडरस्टैंड कि क्यों आपने ऑप्शन ए बोला। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने जब पढ़ा था in gynoecium we studied about the terminology monocarpellary,
ना कि मोनोकार्पिक। अभी आप बोलोगे इसमें क्या फर्क है? सेम फर्क है जो कि पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी में होता है। तो पार्थेनोकार्पी यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी फर्टिलाइजेशन के विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है दैट इज पार्थेनोकार्पिक। तो ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक एक वर्ड चेंज करके पूरे के पूरे सिचुएशन को ही बदल दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। यानी ये फ्रूट को प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस लगता है इसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ये एक चीज होगी। यस मैम, ये उसका डिफरेंट जो डिफरेंट वर्ड्स प्रोडक्ट है है। वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। राइट। अब मैंने जो आपको गाइनोशियम के बारे में बताया था, जब हमने गाइनोशियम के मॉडिफिकेशंस देखे, हमने डिस्कस किया यस मैम, मोनोकार्पिलरी एंड मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, हमने ऐसे वर्ड देखे। अब जब मोनोकार्पिक बोलते हैं ना, इसमें इसका मीनिंग फ्लावर के रिस्पेक्ट में चेंज जाता है। मोनोकार्पिलरी वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्लावर। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ, फिर से नहीं, ये आपको मैं प्रॉपरली बता देती हूँ कि मोनोकार्पिलरी ये वर्ड जो है ये फ्लावर के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम बात कर रहे हैं सिंगल ओवरी की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो एक बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है या फ्लावर प्रोड्यूस करता है और उसके बाद मर जाता है, दैट इज मोनोकार्पिक प्लांट। ओके, ध्यान से देखना, ये वर्ड है मोनोकार्पिक प्लांट, नॉट मोनोकार्पिलरी। अगर मोनोकार्पिलरी आता है देन हैज ओनली वन कार्पल, दैट इज करेक्ट। बट अगर मोनोकार्पिक प्लांट होता है, प्रोड्यूसेस फ्रूट्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम एंड देन दे डाई, और मे बी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती है एंड देन दे प्रोड्यूस। ओके, वो कितने साल, कई साल भले ही जिंदा रह सकते हैं, बट फ्रूट्स जो होते हैं वो एक ही बार प्रोड्यूस होते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में मल्टीपल टाइम्स फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दूं, मैंगो, गुआवा, आपने आपके आसपास ही देखा हुआ है, न जाने कितने ऐसे प्लांट्स हैं। ओके, बट Yes, बनाना ma'am. जो है दैट इज मोनोकार्पिक प्लांट। सबने सुना होगा एक प्लांट अपने लाइफ टाइम में एक ही फ्रूट, एक ही बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो वैसे ही एम ही रहता है, उसके बाद वो मैम कुछ भी मैंगो प्रोड्यूस कौन नहीं सा करता। है? पॉलीकार्पिक, मोनो की जगह पॉली वर्ड यूज करो। ऑल्टरनेट ईयर फ्रूट प्रोड्यूस करता। करेक्ट। सो बेसिकली वो क्यों ऐसे करते हैं, रीजन इज उनका जो होल मेन बॉडी होती है या वो जो पर्टिकुलर पार्ट होता है डाइज आफ्टर फ्रूट प्रोड्यूसिंग, दैट इज द रीजन। सो मोनोकार्पिक सबको समझ में आया? मोनोकार्पिलरी एंड कार्पिक का डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना। ये न्यू वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स जो हम प्रैक्टिस के टाइम पे ही पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन to the next set. बस ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस खत्म ही हो रहे हैं। मैम 37A। ओके, मैम 38 का ए लग रहा है। ओके, मैम 39 में फॉलोइंग है। which one? Yes, it is following. मैम 39 का ए। 39 का ए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। अब फिर से सोचो, एग्जाम्पल लग दो, रहा है सिनेरियो D है। आपके किचन में ही होता है,
नॉट इवन बी। आप चने भिगोते हो, रात में कभी कभी भिगोते हैं, रात में तो लाइट भी नहीं होती, और पानी में भिगोते हो आप, तो वहां पे तो सॉइल भी नहीं होता, बट स्टिल वो चने क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, स्प्राउट्स जो हो जाते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, राइट। व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, यस मैम। उनका हाँ, शूट जो यस है यस मैम। प्लूम्यूल डेवलप होने लगता है। सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। हाँ, उनका हेल्दी ग्रो होगा कि नहीं होगा उसके लिए अब लाइट, सॉइल, ऑक्सीजन इन सब की फर्दर रिक्वायरमेंट है, दैट इज ट्रू, बट वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी में आप कोई भी सीड रखो वो तुरंत इमीडिएटली जर्मिनेट होने लगता है। ओके, इवन जो लोग किचन गार्डन रखते होंगे, आप लोगों के मदर्स में भी इंटरेस्टेड इन किचन गार्डन, तो कुछ ना कुछ सबके घर में होगा ही होगा। सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अगर नहीं रहेगा तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके मॉड्यूल में आई गेस मैंने कल ही सबको बोला था सीड जर्मिनेशन, उनके फैक्टर्स और उनके टाइप्स एक बार आप रीड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजी पार्ट है वो, बहुत स्पेशली समझाने वाली कोई बात नहीं है उसमें, बहुत इजी इजी फैक्टर्स, हर फैक्टर के थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन दिए, दैट यू प्लीज रीड फ्रॉम योर मॉड्यूल, उसमें अच्छा इंफॉर्मेशन है इसलिए। ओके, नेक्स्ट स्टिप्यूल्स, ये तो होमवर्क दिया था, बहुत फेमस अपना होमवर्क था, स्टिपुलेटेड एंड एक्सटिपुलेटेड का होमवर्क। स्टिपुलेटेड आपको बताया था पी प्लांट एंड स्पाइलेक्स में होता है, जिसमें स्माइलेक्स जो होते हैं वो टेंड्रिल्स में क्या बोलते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं स्टिप्यूल्स। ओके, सो स्माइलेक्स इज द राइट आंसर। देन which of the following is not a यस मैम, ये तो rhizome? बहुत इजी था, एग्जांपल बेस्ड। राइट, ओके, मैम सबको अब जिंजर याद आ रहा है। टर्मरिक और कोलोकसिया मैम, वही ना टैरो जो अपने। राइट, कोलोकेशिया एक्चुअली फैमिली सेम रहती है, कोलोकेशिया के लीव्स के पकौड़े बनते हैं महाराष्ट्र रीजन में, समथिंग, वेट आई विल शो यू द डायग्राम आल्सो। इनके रूट्स नो डाउट इनके स्टेम स्वेल हो जाते हैं, जैसे टैरो में होता है वैसे सेम इनका भी, एलोकेशिया एंड कोलोकेशिया एक्चुअली सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल इनका कुछ ना कुछ ये हो जाता है, इनका जो लीफ है वो थोड़ा सा, okay, I think my network disturbed little bit. Yes, I was just saying उनके पास लीव्स में ही मेजर डिफरेंस आ जाता है, उनके लीव्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसको कंज्यूम किया जाता है, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द टैरो फैमिली जो है उनमें उनके लीव्स ने उनके स्टेम को मेजरली कंज्यूम किया जाता है। I think I have the picture. Let me just find out for you कि exactly वो कहाँ है। आई थिंक मैंने आपको जो भेजा है मॉर्फोलॉजी वाला पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आपको एक भेजा था जिसमें सारे एग्जाम्पल्स थे, उसमें मैंने शायद मेंशन किया है, इफ आप लोगों के पास है तो आप लोग भी ओपन कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया है अबाउट कोलोकेशिया। वेट, ओके, आई विल शो। सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो ये यस मैम। ये हो गया एलोकेशिया और इन सबके टैरोस, जो जमीकंद हमने देखा था, एलिफेंट फुट जिसको बोलते हैं, ये एक चीज हो गई। देन उसी फैमिली में इसके लीव्स कंज्यूम किए जाते हैं, सारे बच्चों को ये लीव्स जरूर ध्यान में आ रहा होगा। ओके, इसका आई एम नॉट श्योर उस डिश का नाम क्या है जो आप लोग खाते हो, बेसन वगैरह में मिक्स करके उसके कुछ तो बनाते हैं, देन उसे कट किया जाता है, पकौड़े की तरह बनता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड कि एग्जैक्टली क्या कहते हैं इसे, बट सबने खाया होगा, इसकी सब्जी घर में बनती है एक्चुअली। सो इनमें भी स्टेम मॉडिफिकेशन है, सेम वैसा ही अपीयरेंस आता है इनका भी, स्टेम जब मॉडिफाई हो जाते हैं तब, बट इनके कंजम्पशन के लिए मींस हमारे कमर्शियल लेवल पे इनके लीव्स इंपॉर्टेंट है, और जमीकंद एंड रेस्ट ऑफ द जो दूसरी टैरो फैमिली है उनके क्या है, एलोकेशिया एंड ऑल, इनके हमारे लिए स्टेम इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेम बिकते हैं खाने के लिए, बस यही एक डिफरेंस है। ओके, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में फिर से अब आ जाते हैं। अब पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइजोम। अभी अब फिर से अब देखते हैं राइजोम कौन सा मॉडिफिकेशन था जिसमें वो स्टेम में आई थिंक नोड्स इंटरनोड्स बहुत ज्यादा हो जाते उसके अलावा मैम, वो थोड़ा स्वेल भी होता है और उसमें फूड भी स्टोर। ओके, एनीवन एल्स क्लास में, बाकी बच्चे आपको याद आ रहे हैं? मैम और उसमें ना वो ग्रो भी करता है थोड़ा थोड़ा लीव्स जैसे, राइट, साइड उसके से। नोड्स है, इंटर नोड्स है, जो उनके रिड्यूस्ड नोड्स होते हैं उनमें
बेसिकली लीव्स या फिर उनका शूट सिस्टम जो होता है वो ग्रो होने लगता है। ओके सो अब देखो राइजोम के एग्जांपल्स, हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो राइजोम का देखा था दैट इज जिंजर, राइट? जिंजर, यस मैम। राइट, फिर टर्मरिक और कोलोकाशिया भी, पर कोलोके लोटस नहीं है उसमें। ओके, आर यू श्योर? अभी सब यस लोग यस फिर से अपने नोट्स के पास जाओ वापस से। लोटस है राइजोम या नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने लोटस हाईलाइट करवाया था आपको। लोटस, टर्मरिक एंड जिंजर, ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको लिखवाया है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यही तीनों एग्जांपल्स है। मैंने आपको एग्जांपल्स ही वही दिए हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आते हैं, उसके बाहर का कुछ भी नहीं दिया है। ओके, गो बैक टू योर नोट्स। आपके जहां भी नोट्स थे या फिर वीडियो होगी तो गो बैक टू द एरिया। आई एम गिविंग एवरीवन 2-3 मिनट्स एंड देन कंफर्म कि वो चीज हमने लिखी है या नहीं लिखी है। मैम उसमें बनाना जिंजर और लोटस है। राइट, ओके। सो जिंजर एंड लोटस है। टर्मरिक भी एक्चुअली काइंड ऑफ राइजोम ही होता है। सो कोलोकेशिया इज नॉट अ राइजोम। कोलोकेशिया हमने कहाँ पे लिखा है, कौन से सिचुएशन में एग्जांपल दिया है? कॉम में। करेक्ट, ओके, याद आ गया अब सब, एग्जांपल याद आ गया। सो आंसर विल बी डी। दैट्स व्हाई आई शोड द पिक्चर एंड देन आई टोल्ड कि आप लोग आपके नोट्स देखो, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगी तो वो चीज क्या हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज रहोगे। और हैंगिंग सिचुएशन में आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कुछ पहले कंफ्यूजिंग किया भी है तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन में हमें वो सारी चीजें क्लियर ही करनी होती है एंड कंफर्म करना होता है। ओके, चेतन ने आंसर किया है, लोटस इज अंडर वाटर राइजोम। करेक्ट चेतन, करेक्ट। सो वो बेसिकली लोटस, अब ध्यान से सुन, अब आज के बाद से तो आपको याद रहेगा लोटस राइजोम है। उसके जो एक्चुअली स्टेम है वो अंडर वाटर रहते हैं और उसके नोड्स एंड इंटर नोड्स में फूड स्टोरेज, मेजर फूड स्टोरेज उनके राइजोम्स पार्ट में रहता है। दैट इज द सिचुएशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। फोर्टी वन का सी। 41 का सी। नो 42 का सी। 42 का सी, ओके। okay. 40 का बी लग रहा है। 40 का बी लग रहा है, ओके। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं आपको 40 क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या पूछ रहे हैं। रूट अपाइसेस आर कवर्ड बाय रूट कैप। रूट का स्ट्रक्चर हमने देखा ही है। रूट कैप विच इज एसोसिएटेड विथ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस, वो पूछ रहे हैं कौन कौन से फंक्शन से एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन ए, कंफ्यूजन इसी में हुआ होगा कि ग्रेवी परसेप्शन क्या है। एवरीवन प्लीज नोट डाउन ग्रेवी परसेप्शन। बेसिकली प्लांट का पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो परसेप्शन होता है ना, दैट काइंड ऑफ आइडिया कह लो, जो प्लांट में उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स आता है अपने आप, दैट इज ग्रेवी परसेप्शन। ओके, सो यू ऑल कैन राइट हियर अबाउट ग्रेवी परसेप्शन. It is plants perception to move towards gravitational force. पहली चीज तो ये। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, इसमें ये ग्रेवी परसेप्शन होता क्यों है, इसमें एक्चुअली अगर ग्रेवी परसेप्शन ऑफ रूट की मैं बात करूं, एक तो हो गया ग्रेवी परसेप्शन ऑफ प्लांट जो कि एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जो रूट पे भी अप्लाई होती है। बट रूट में एक्चुअली क्या होता है, इस परसेप्शन में कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगते हैं। कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है तो रूट के टिप्स को क्या करवा देंगे, स्ट्रॉन्ग, ताकि वो पेनिट्रेट कर पाए। ओके, सो ये हो गया आपका ग्रेवी परसेप्शन। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आया। ग्रेवी मींस योर ग्रेविटेशनल पुल। तो कहाँ पे किस तरफ ग्रेविटेशनल पुल होगा, उस तरफ, उस डायरेक्शन में जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट की अपनी समझ है, उसको कहते हैं ग्रेवी परसेप्शन। अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, ma'am. Yes, yes, ओके ma'am. Yes, तो ma'am. अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रेवी परसेप्शन, तो ऑफ कोर्स रूट टिप पे एक्चुअली रूट कैप्स में ग्रेवी परसेप्शन होता है। दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ रूट इन सॉइल, दैट इज ट्रू, वो तो पेनिट्रेशन उसका काम ही है, बाय एक्यूमुलेटिंग ऑल द कैल्शियम एंड ऑल द मिनरल्स, और उसको क्या कर लेते हैं, रूट कैप को टफ और रिजिड बना देते हैं। सो आंसर इज डी एक्चुअली, मोर देन 1 आर करेक्ट। क्यों मैं कह रही हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स तो नहीं है, ये मेजर कौन करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम रूट हेयर्स करते हैं। Ma'am, root ऑलरेडी hair इनका मैच्योरेशन जोन प्रेजेंट होता है जहां पे मैच्योर्ड फंक्शन होता है। तो ये जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है, बट ए एंड बी तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में कहीं भी कि ए एंड बी आर करेक्ट या ऑल आर करेक्ट, या फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा है भी नहीं। तो जब डी ऑप्शन ऐसा दिया है मोर देन 1 आर करेक्ट, देन आंसर शुड बी डी, ओके, नॉट सी। Then the production of seedless fruits, okay, correct. Parthenocarpy, just now we discussed. Study of seed is called spermology. Why spermology? Why not embryology? Ma'am, क्योंकि embryology actually development है ना embryo. Correct. Seed की थोड़ी. Correct. So basically embryo का ये overall आपने development. बताया भी था क्लास में. तो उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी, और सीड डेवलपमेंट और उसकी स्टडी जो होगी दैट इज रिलेटेड टू स्पर्मोलॉजी। ओके, देन हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिस वन। तो मैम पीछे वाली एक बार स्लाइड दिखा दो। ओके, ओके मैम। मैम 44 का फर्स्ट। 44 का 4, ओके मैम फर्स्ट ओके, 43, एक्रोफेटल ऑर्डर। ओके 43 का ए, ओके, यहाँ पे एबीसी मेंशन नहीं है। Mention. एंड मैम 45 बी। 45 बी, हाइपोगाइनस। Ma'am, 43 का सी लग रहा है. ओके, सो बेसिकली जो प्रॉपर फ्रूट का हमने जब डायग्राम नोटिस किया था, पेरिकार्प, पहले क्वेश्चन नंबर 43 एक्सप्लेन करती हूँ कि पेरिकार्प कंडीशन कौन सी थी, जो सीड के आउटर जो लाइनिंग होती है दैट इज पेरिकार्प, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. दैट इज पेरिकार्प और मेसोकार्प और एंडोकार्प? Ma'am, वो तो टर्म अभी आ नहीं रही एंडोकार्प दिमाग में। बाहर सबसे बाहर का पेरिकार्प है ना. ओके, सो बेसिकली मींस उनका पील, राइट, नॉट द Yes, सीड, yes, द फ्रूट का आउटर पार्ट इज पेरिकार्प, yes, peel. हाँ, राइट। yes. तो उनका इनमें से किसका एडिबल होता है, ठीक है, बट साथ में बोल रहे हैं प्लेसेंटा भी एडिबल होना चाहिए। अभी प्लेसेंटा बेसिकली क्या हो गया, वो जो ओव्यूल का पूरा सिचुएशन होगा ना, जिसके अंदर प्रॉपर सीड प्रेजेंट होगा और उसके आसपास जो कवरिंग होती है, वो ओव्यूल जो होता है मैम, वो मुझे फॉर्म में मैच्योर हो टमाटो जाता है। इसके लिए लगा क्योंकि टमाटो तो हम पूरा ही खा जाते करेक्ट, दैट इज ट्रू। पोटैटो में तो हैं. प्लेसेंटेशन का नामो निशान एप्पल नहीं का हम लोग होता, निकाल लेते. राइट, बनाना में तो पील नहीं खा सकते. करेक्ट।
तो बनाना Potato में में भी आप है। क्या करते हो, पहले तो पोटैटो जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो इसमें तो पेरिकार्प प्लेसेंटा ये वर्ड आता ही नहीं है। बनाना में आप उसका पेरिकार्प नहीं खाते। देन टोमेटो में आप सब कुछ कंज्यूम करते हो। एप्पल में आप पेरिकार्प खा लेते हो बट प्लेसेंटा नहीं खा सकते, दैट इज नॉट एडिबल। सो यहाँ पे ये ऑप्शन देखना जिसमें दोनों ही पोर्शंस एडिबल हो। सो टोमेटो इज द ओनली थिंग जिसका आप सब कुछ खा सकते हो इंक्लूडिंग सीड ऑल्सो, मैम जबकि आप एक बाकी बार सारी चीजें। पेरिकार्प एक्सप्लेन कर दो, पेरिकार्प। ओके वेट, मैं आपको वो डायग्राम ही शो कर देती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉपर आपके फ्लावर के जो डायग्राम, सॉरी फ्रूट का जो डायग्राम है, मैं वही आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन चला जाए। ओके, सबको डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। ओके, सो अब बताओ यहाँ पे प्रॉपर पेरिकार्प, एक मिनट, हमारे मैंगो का भी डायग्राम मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। राइट, दिस इज द राइट डायग्राम जिसमें आपको बेटर समझ में आएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पेरिकार्प, यानी हमारे जितने भी लेयर्स हैं उन सब का फॉर्मेशन, ये एक चीज। देन उसके अंदर सीड, और ये जो सीड जिस पर्टिकुलर पोर्शन में रहता है, मींस जिस तरीके से रहता है, उसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका पेरिकार्प क्या हो गया, इस सीड के बाहर जो भी हिस्सा प्रेजेंट होगा दैट इज योर पेरिकार्प। मींस ये एक्चुअली ट्रू एक्सप्लेनेशन है। अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली क्या क्या है। पेरिकार्प के अंदर एक्सो, मीजो और एंडो आ रहे हैं। सो एक्चुअली फ्रूट का पील इज योर एक्सोकार्प। गेटिंग Yes, एवरीवन? ma'am. अभी Yes, याद आया ma'am. कुछ? अभी मुझे भी याद आया एक्चुअली। सो ये हो गया आपका पेरिकार्प सिचुएशन, यानी आपकी सीड के बाहर का पूरा पोर्शन। देन आपकी सीड, यानी सीड जिस पर्टिकुलर चेम्बर में फिट है वो चीज प्लेसेंटा है। एंड देन पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि एग्जैक्टली कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें से ये पोर्शन एंड ये पूरा पोर्शन आप कंज्यूम कर सकते हो। सो पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा आप दोनों ही किस में कंज्यूम कर सकते हो। ओके, नाउ लुक इनटू द क्वेश्चन। अब आंसर कर पाओगे? Yes, ma'am. राइट, तो ये सिचुएशन है। सो दैट इज द रीजन टोमेटो, क्योंकि हम पूरा खा जाते हैं, हम सारे के Yes, सारे पार्ट्स ma'am. उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोपेटल? कोई बताएगा? बेसोपेटल और बेसिपेटल एंड एक्रोपेटल में डिफरेंस क्या है? मैम एक्रोपेटल में यंग बर्ड्स एपिकल सेंटर पे होते हैं। ओके, एंड बेसिपेटल में? बेस साइड में होते हैं। ओके गुड। सो बेसिकली एक्रोपेटल यानी एपिकल रीजन, क्योंकि रेसमोस में क्या हो रहा है, उनका अरेंजमेंट में बेसिकली कैसे होगा, उनका टिप पोर्शन पे कभी फ्लावर जनरेट होगा ही नहीं। उनके तो ब्रांचेस जो होंगे वो साइड साइड पोर्शन रहेगा और उनका टिप कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहेगा। और उस चीज की वजह से उनका जो टिप रीजन है वहां पे हमेशा यंग फ्लावर्स या बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, और सबसे ओल्डर फ्लावर्स कहाँ होंगे, टुवर्ड्स बेस, दैट इज एक्रोपेटल। बेसिपेटल मतलब जो ग्रोथ होगी, जो न्यू बर्ड्स होंगे दैट विल बी टुवर्ड्स बेस, एंड ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे वो टिप पे प्रोड्यूस होंगे। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिकली रेसमोस एंड साइमोस। ये जो हमारा मेजर डिफरेंस है बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट। सो रेसमोस का मेजर जो characteristic है that is acropetal order of flower growth या floral growth. So that's why answer is A. Then question number 45th and your last question. A typical lower with superior ovary and other floral part inferior is called hypogynous. हाइपोगाइनस में ही सबसे पहली चीज हमें देखी थी दैट इज सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी के रिस्पेक्ट में बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स का ओरिजिन क्या होगा, लोअर देन द ovary position, that is superior ovary condition. So hence the answer is B, it is right. Okay, everybody understood all the questions? सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि आपको उसमें क्या ढूंढने, सारे एग्जांपल्स के काउंट ढूंढ के लाने। अभी आप क्वेश्चन शो नहीं कर रहे क्या स्लाइड पे? Okay, I'm not showing, wait, It's not visible.
Okay. I didn't actually, I forgot to show you. Yes. But everyone understood all the concepts. So सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 ही आपका क्या है, होमवर्क है, क्योंकि आपको ये पता करना है इनमें से कितने लेग्यूमिनस हैं, और अगर कोई नॉन लेग्यूमिनस भी है तो उसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ये आपको पता करना है. हिंट मैंने आपको देके रखा है 6. अब देखो कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो. सो दैट इज द सिचुएशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. रेस्ट बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आए. आज कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज भी हमने पढ़ी. ओके. कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सारे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एवरीबॉडी, लेवल 1 2 3. देन साथ ही साथ मॉड्यूल, अब बार बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार तो एक टेस्ट भी दे लिया आपने, सब कुछ कर लिया है, तो अब उसके ना मॉड्यूल के जो इन डेप्थ के फैक्ट्स है वो भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो. उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. सेकंड, बॉटनी की नॉलेज इन जनरल इंप्रूव होगी. नॉट टू मच, स्लोली एंड स्टडीली आप पढ़ो. एंड अब फ्रेश अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो हो रहे हैं या नहीं, या इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं लग रहे. आई होप काफी हम लोगों ने क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं. समवेयर अराउंड 100 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो मेरी साइड से आपको दिए. उसके अलावा मॉड्यूल में इनफ क्वेश्चंस हैं, प्लस आप लोग भी कोई ना कोई रेफरेंस बुक करते ही होंगे. ओके. सो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजी का, जो वो बिल्ड होना ही चाहिए. ओके. सो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं मॉडिफिकेशंस में अभी डाउट नहीं रहेंगे तो ही बेटर है, बिकॉज एनाटॉमी में अभी अब इन डेप्थ जाना है हमें. अब प्लांट को कट करके अंदर से बताना है और उसकी स्टडी करनी है. अब सुपरफिशियल मॉडिफिकेशन से काम नहीं चलेगा. तो यानी अब टिश्यू लेवल पे पढ़ना है हमें, टिश्यू एंड सेलुलर लेवल पे, दैट इज इन द एनाटॉमी. प्लस इनके सिस्टम्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. सो दैट विल बी हैवी स्टडी. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन आप कब कर पाओगे, जब ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो मॉर्फोलॉजी में उससे आप फेमिलियर हो जाओगे तब. एंड आई सॉ द मार्क्स ऑल्सो. what happened to the students, I'm not sure यहाँ पे है कि नहीं. निशांत है क्लास में? that student scored some very good marks in botany and zoology में -1 स्कोर किया. I was shocked कि ऐसे कैसे हो सकता है, मीन्स -1. एंड व्हाट हैपेंड बच्चे, आप लोगों के स्कोर्स मींस आप किसी एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट बॉटनी या जूलॉजी में से किसी एक में तो कंफर्टेबल रहो. ओके ध्रुव, यू हैव वेरी गुड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. सो आई विल रिकमेंड यू कि आप आपकी प्रैक्टिस और बढ़ाओ, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा बिल्ड करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ. ओके. सो आप सारे बच्चे टारगेट रखो ओवरऑल बायोलॉजी में, मींस बॉटनी जूलॉजी मिला के मिनिमम आपके 300 मार्क्स आने चाहिए, उससे कम नहीं आने चाहिए. Okay, so Dhruv, you were close. I think you scored somewhere around 256. Right? 265 just. Okay, so that was your score. तो आप करो. Then rest other students, बहुत सारे आर्या, I saw your marks also. You also are doing good. और भी बच्चे हैं जो काफी अच्छा करे. कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स हैं, बायो में कुछ भी स्कोर नहीं किया है. Means you are even below 100 in biology. ओवरऑल मैं टोटल बिलो 100 की बात कर रही हूँ. तो बच्चे 50% है. एक चीज मैं आपको वही बता रही हूँ, 50% होने की वजह से आपको आपका फोकस जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. आई सॉ द मार्क्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव सो मच पोटेंशियल. इनमें से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है. पहले तो मैं नाम से काफी स्टूडेंट्स को पहचानने लग गई हूँ, सो आई नो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कैलिबर है. चेतन, आई सॉ योर मार्क्स टू. आपने भी एग्जाम दिया था ना शायद, आप 3rd रैंक पे हो या 4th रैंक पे हो समथिंग, तो वो भी देखा मैंने. देन आप में भी बच्चे पोटेंशियल बहुत है, इम्प्रूव करो. मार्क्स आपके अच्छे मींस अच्छे स्कोर हो सकते हैं. एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि बॉटनी आप बच्चों को समझ में आ रही है, क्योंकि ऑन एन एवरेज बच्चों के 100 के आसपास तो आए हैं आउट ऑफ 180. मतलब एवरेज मार्क्स बता रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनके बॉटनी में काफी अच्छा स्कोर आया है. एंड बट आई रियली वांट कि आपका बॉटनी जू सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करो, एंड स्लोली एंड स्टडीली आपके मैं सारे टॉपिक्स के जितने भी हो चुके हैं इंक्लूडिंग जूलॉजी में सबका ही रिविजन करवाऊंगी. बट पहले आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो उसके बाद स्लोली स्लोली हम सब कुछ करेंगे. एंड होप कि मेजर टेस्ट में हमारा सेंटर बेस्ट रहे. मीन्स यहाँ पे जो नासिक सेंटर से जितने भी बच्चे कोऑर्डिनेट होते हैं, इन बच्चों के सबसे बेस्ट मार्क्स हैं. दैट इज माई टारगेट. ओके. सो ये हमारा आप लोगों का भी टारगेट होना चाहिए. पहले कंपटीशन अपने सेंटर से रखो, तभी आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग. एंड वो होने के बाद कंपटीशन आप नेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो. पहले इस रीजनल लेवल पे तो रखो. तो ये एक चीज है. बाकी
रेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ट्राई मीन्स डोंट बी सैड कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। होता है कभी कभी किसी एग्जाम्स में समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, बट इट डजंट मीन कि आप नेक्स्ट टाइम इंप्रूव नहीं कर सकते। तो सारे ही बच्चों में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। सो प्लीज आप भी एनालाइज करो आपके मार्क्स, आपकी रैंकिंग, ओवरऑल आपका क्वेश्चन पेपर, इफ यू कैन सॉल्व अगेन देन डू दैट। आई विल सजेस्ट कि जिस दिन मेजर टेस्ट या कोई भी टेस्ट होता है उसी दिन वो पेपर पूरा, अगर क्वेश्चंस हैं आपके पास, सॉल्व करके सारे आंसर्स निकाल के रखो, ताकि नेक्स्ट क्लास जो भी टीचर की होगी उनके साथ उस पेपर से रिलेटेड आप डिस्कशन पहले खत्म कर लो। और उस मतलब वो क्वेश्चन जिस दिन जो एग्जाम हुआ है ना, अगले दिन उस एग्जाम से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं लेना है, ऐसा है। तो एक पेपर कंप्लीटली क्लियर, नेक्स्ट फिर ऐसे पेपर होगा तो ऐसे क्या होगा, पुराने जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका एक भी डाउट नहीं रख रहे, पूरा क्लियर करके ही आगे बढ़ रहे हो। मेक दिस एज योर हैबिट। तो ऐसा रहेगा तो आपके ओवरऑल इंप्रूवमेंट के चांसेस और स्कोर के चांसेस, स्कोर मेरा मेन मकसद है, आप लोगों का भी मेन टारगेट एट द एंड स्कोर ही है, तो स्कोर के चांसेस आपके बेटर हो जाते हैं। ओके महक, यू हैव यू गिव द टेस्ट, आपने दिया था? यस मैम, बट पता नहीं मार्क्स मेरे है ही नहीं, शायद वो एक ही मैं भोपाल की, इसलिए उन्होंने लगाया ही नहीं। ओके, बिकॉज हाँ मैंने आपका एक्चुअली देखा नहीं, सो कैन यू टेल मी योर स्कोर, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो? Yes, ma'am. Ma'am, I can give you the screenshot ओके ओके, afterwards. यस यस यू कैन। और स्टूडेंट्स आई गेस सबने अटेंडेंस भेज दिया है, बाकी ओके सो लेट्स मीट एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस सबको। आई गेस हम लोग अब दिवाली के बाद ही मिलेंगे। ओके सो एंजॉय योर फेस्टिवल। Happy Diwali, ma'am. everyone wishing Yes, good happy festival Diwali, vibe ma'am. to everyone। तो एंजॉय करो, ओके जितना भी आपके पास टाइम है, बिकॉज यही एक साल का टाइम मिलेगा, 3-4 दिन जब आप एंजॉय करोगे, उसके बाद तो बहुत पढ़ना है। होली वोली भूल जाओ, फिर वो सब नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके सो जितना भी शॉपिंग, मस्ती, मिठाई खानी है वो अभी कर लो, बट स्टिल प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस एक रखना, मिनिमम 2 hours 3 hours स्टडी आप लोगों को रखना ही है। क्लासेस नहीं होंगी, बट यू कैन आस्क मी डाउट एनी टाइम यू वांट, यू कैन कॉल मी आल्सो, आई विल बी देयर। मैंने कुछ क्वेश्चन भी जो टेस्ट एक बार बता राइट, दो। I saw the questions. Do you want the answers of those questions? हाँ, यस मैम। ओके ओके, तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय योर Bye, हॉलीडेज। ma'am. Thank you, बाय ma'am. मैम, थैंक यू। ओके बाय एवरीवन।